नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्ज़ाम वाला में। दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपको लगभग प्रत्येक परीक्षा के अंदर उपयोगी साबित होगी। जैसा कि मेरा एक ही मोटो रहा है, फालतू की कुछ भी नहीं पढ़ना है और हाँ, काम का एक भी नहीं छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। हिंदी व्याकरण की शुरुआत में सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्णों के भेद के बारे में। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, स्वर कहलाते हैं। तो हमें सीधा सा याद रखना है, ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता के साथ में उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या इनमें 10 ही होती है। अब हम देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो ये होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जो कि कितनी होती हैं? 10। आप सोच रहे होंगे कि स्वर 11 और मात्राएं 10 कैसे? तो हमें ध्यान में रखना है कि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसलिए 10 ही मात्राएं होती हैं और स्वर 11 होते हैं। आगे हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंदर अ, ई, ऊ, री ये कुल मिला के 4 होते हैं, जिनको कि हम लघु, मूल या रूढ़ स्वर कहते हैं। जबकि दीर्घ स्वर के अंदर इनकी बड़ी मात्राएं जो कि बड़ी होती है, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, दीर्घ यानी बड़े। तो आ, ई, ए, आई, ऊ, ओ और औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं, जिनको कि गुरु, संधि और यौगिक स्वर भी कहते हैं। तो 7 और 4 मिला के हो गए 11 स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर के बाद हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये ध्यान में रखना है हमें। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। इसके बाद हम व्यंजन के भेदों के बारे में देखेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसके अंदर क, च, ट, त, प क से लेकर म वर्ण तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसके अंदर य, र, ल और व 4 वर्ण इसके अंदर आते हैं। तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। इसके अंदर श, 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 ह ये भी 4 हैं। तो कुल मिला के हो गए 33 वर्ण। अब हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये व्यंजन कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है क वर्ग। इसके अंदर क, ख, ग, ग, ड। दूसरा है च वर्ग।
च छ ज झ ण। तीसरा है ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। अगला है त वर्ग त थ द ध न। और लास्ट वाला है प वर्ग जिसमें है प फ ब ब म। तो कुल मिला के ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं जिनको कि 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है क च ट त प वर्ग के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य के अंदर रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायुमुख में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम अगले देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायुमुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जी हाँ, श, श, श और है। अगले हैं संयुक्त वर्ण। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? क्ष जो कि आधा क धन श से बना हुआ है। दूसरा है त्र जो आधा त और र से बना हुआ है। तीसरा है ज्ञ कि आधा ज धन ण से बना हुआ है। इसके बाद में श्र जो कि आधा स धन र से बना हुआ है। जबकि शब्दकोश के अंदर इनको ऐसे दिया हुआ है। तो संयुक्त वर्ण है अक्षय, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? पहला तो है अंग जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं और दूसरा है अह जिसको हम विसर्ग कहते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है जो कि इस प्रकार हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं उत्क्षिप्त वर्ण के बारे में। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती हैं उन्हें हम उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, जैसे कि ड और ढ। अब इन उत्क्षिप्त वर्णों के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम है यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, जैसे कि डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन और डाली। दूसरा नियम है यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, जैसे कि पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल और आदि। इसके बाद आगे देखते हैं उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे कि पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। तो ये 2 नियम उत्क्षिप्त वर्णों के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रकार या रेफ या र संबंधी नियम। पहला नियम है यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले र का उच्चारण किया जाता है र को उसी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थार्थ, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण और आशीर्वाद। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन के वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं प्रकाश, प्रभात, प्रेम, कर्म, भ्रम, भ्रष्ट और भ्राता। ये दूसरा नियम र के बारे में है। इसके बाद है तीसरा नियम। ट वर्ग में रो को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, जैसे कि राष्ट्र, ट्रक,
ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, स्ट्रांग, स्ट्रस, ऐसे ये तीसरा नियम है। तो दोस्तों ये था हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट। कैसा लगा ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।